Okay, very good evening, everyone. Can you all see me and listen to my voice? Can you hear my voice? And can you see the slide on the screen, which is Yes, British sir. Administrative System? Okay. So I think it's already time. So without wasting much time, we can begin with our class today. Now, dear students, we were talking about British administrative system yesterday. And if you remember, we've done the civil services. And today we have to move to the army. Okay. Now, before starting the army, I would like to ask you one question. Which newspaper do you read? Do you read uh, the Hindu or the Indian Express? Or do you read newspapers at all or not? Uh, okay. So, all right. So, I'm assuming you either read the Hindu or you read the uh, Indian Express, any one of them, probably the Hindu. We'll come to this question that which newspaper do you read after some while, after some time. But anyway, today we are going to start the class while with the topic the army. We have done all these slides yesterday. All those who were not able to join us yesterday would reach us out to a recorded video. Let's talk about the army today. And this is the second most important pillar of the British administration. It is through the army that they're going to win. They're fighting battles, they're winning battles. Also, they are using the army inside the territory in their own, in the states to maintain law and order. So, other than police, they're using the army also, especially when there will be battles like the world wars, where they will take Indian soldiers as a part of the army to fight abroad. Army is one of the most important pillar of the British administration. सो आर्मी के बेसिकली चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वो चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला तो दैट इट्स एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच द इंडियन पावर्स वर कॉन्कर्ड। दिस वी हैव सीन ऑलरेडी कि किस तरह से इंडियन स्टेट्स जो कि दे वर रूल्ड बाय द इंडियन किंग्स वर कॉन्कर्ड बाय द द ब्रिटिशर्स। इट वाज विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। सो ये तो पॉइंट हम लोग को ऑलरेडी पता है। डिफेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फॉरेन राइवल्स। ये भी हमने देखा कि कैसे पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इन लोग के अगेंस्ट जब भी बैटल्स लड़ने की बारी आई तो इट वाज द आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। देन सेफगार्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट्स। तो आगे चल के हम जैसे देखेंगे कुछ ऐसे रिवोल्ट्स होते हैं जिसमें इंडियन आर्मी की हेल्प से ब्रिटिश जो है वो रिवोल्ट्स जीतती है। चाहे वो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा रिवोल्ट हो, चाहे वो पेजेंट्स के द्वारा रिवोल्ट हो, चाहे वो ट्राइबल्स के द्वारा रिवोल्ट्स हो। और ये सारी चीजें हमारे कोर्स में है, तो हमें आगे चल के ये सब चीजें थोड़ी बहुत पढ़नी है। तो हम देखेंगे कि उसमें आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर ऑल इट्स द आर्मी व्हिच इज गोइंग टू फाइट एनी काइंड ऑफ बैटल फॉर द एम्पायर। एंड फाइनली चीफ इंस्ट्रूमेंट इन एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो आपको पता है कि ये एशिया में कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की, और अफ्रीका में है। एक और कंट्री थी, एक और जगह पे जहाँ पे कॉलोनी थी, वो है अमेरिका। बट अमेरिका में अराउंड 1700 लेट 1700 में वो लोग हार जाते हैं अमेरिकन कॉलोनी। तो एशिया और अमेरिका दो इम्पोर्टेंट कॉलोनीज हैं, और इनको और सारी विदेशी पावरों से बचाना है। किनको? एशिया और अफ्रीका की जो कॉलोनीज हैं, और उसमें जो है आर्मी का सबसे ज्यादा रोल होगा। तो दीज आर थिंग्स देयर। अपार्ट फ्रॉम इट, you have to remember very essential points are that the soldiers जो battle में actually लड़ाई करते हैं, वो basically जो है आपके इंडियंस होते हैं। और मोस्टली आप फाइंड ये चीज आपको पता चलेगी, यू विल बी एबल टू लोकेट दैट दीस सोल्जर्स और who were fighting as part of the British Army, British Indian Army, were from UP and Bihar. So ज्यादातर लोग वहां से आते हैं। ऑफिसर्स जो थे वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली, इनफैक्ट मतलब एक्सक्लूसिवली मतलब सभी ऑफिसर्स जो हैं, यानी हाई रैंक जो आर्मी में जो पोस्ट होल्ड करते हैं, दे वर ब्रिटिश। ऑलराइट, सो दे वर ब्रिटिश। एंड द हाईएस्ट पोस्ट, जो सबसे ऊपर पोस्ट है जो कि किसी इंडियन को मिल सकती थी आर्मी में, वो थी आपकी सूबेदार।
तो वो जो पोस्ट थी वो थी सूबेदार की। तो सूबेदार जो है वो हाईएस्ट रैंक है किसी इंडियन को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मिलने की। तो सोल्जर्स जो है वो मोस्टली इंडियंस हैं, ऑफिसर्स जो है वो बेसिकली आपके ब्रिटिश हैं, और हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियंस जो है वो सूबेदार है। ठीक है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ इंडियन हैज टू बी एम्प्लॉयड बिकॉज ब्रिटिश ट्रूप्स वर टू एक्सपेंसिव। तो एक तो ये दो इम्पोर्टेंट रीजन है कि आप क्यों इंडियंस को देखते हैं ब्रिटिश आर्मी में इतने ज्यादा। एक तो ब्रिटिश ब्रिटिश ओरिजिन के अगर हम सोल्जर्स लाते तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते, उनकी सैलरी ज्यादा देनी पड़ती बिकॉज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स वो बेटर देन द इंडियन पीपल। एंड इंडियन जो है वो सस्ते में चीप प्राइस में दे कैन बी एम्प्लॉयड। तो एक तो ये रीजन है कि इतने नंबर्स ऑफ इंडियंस हैं। दूसरा, ब्रिटिश पॉपुलेशन खुद में इतनी छोटी है, they are so less in comparison to India, especially when they are working in Indian soil, that वो उनको आर्मी का जो बेस है वो केवल आपको इंडियन सोल्जर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सो the population of British was too small to provide large base of soldiers. So इतनी कम population थी ब्रिटेन की कि सोल्जर्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकती थी इतनी कम पॉपुलेशन, तो इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन मेन को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। तो हो जाता था आर्मी में। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं व्हाई यू विल फाइंड इंडियन मैन इन द ब्रिटिश आर्मी। तो कई बार हम लोगों से ये पूछा जाता है ना कि व्हाई डिड इंडियन मैन चूज टू फाइट, बिकॉज़ एक तो बहुत करीबी थी, एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, ठीक है? और दूसरा ये कि ब्रिटिश पॉपुलेशन इतनी छोटी थी कि वो अपने आदमियों को तो नहीं एम्प्लॉय कर पाते, तो उनको इंडियन सोल्जर्स की ही जरूरत थी। दीज वर द रीजंस। Now, in order to counterweight the number of Indian soldiers, army was officered entirely by British officials, and certain number of British troops were maintained to keep Indian soldiers under control. तो आप ऐसे ब्रिटिशर्स को देखेंगे, ऐसी आर्मी को देखेंगे, ब्रिटिश आर्मी को जब आप देखेंगे, तो जो हाई लेवल पे हैं वो तो हमने जैसे देखा कि ब्रिटिशर्स ही हैं टू कंट्रोल दी सोल्जर्स। और उन सोल्जर्स में भी कुछ ब्रिटिशर्स को डाला जाता था। ऐसा नहीं है कि केवल इंडियंस ही रहते थे। कुछ ब्रिटिशर्स को डाला जाता था ताकि एक कंट्रोल बना रहे, मतलब एक ब्रिटिश के हाथ में थोड़ा कंट्रोल रहे। अगर सब इंडियंस हो जाएँगे तो भी दिक्कत है। तो दिस वाज़ देयर। तो look at the second point. It is written that it appears surprising today that a handful of foreigners could conquer and control India with predominantly Indian army. तो आज के समय में it looks very surprising that कुछ handful of people can conquer the entire India, और वो भी जब आर्मी में ज्यादातर इंडियंस हो। तो this remains surprising. लेकिन इसके दो reasons हैं। There are two factors which are very eye opening factors, which are very and they're very true factors. One is the absence of modern nationalism in the country at the time. uh, अब आपको पता है कि उस समय तो एक ऐसे इंडियन फीलिंग, ऐसी फीलिंग बहुत कम लोगों में थी। सब अपने-अपने स्टेट्स में थे, अपने-अपने रजवाड़ों में थे, उसी को वो अपना देश मानते थे, अपने-अपने गाँव को ही अपना देश मानते थे। सो वो जो मॉडर्न फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है कि एक बाउंड्री है और वो बाउंड्री में जो भी एरिया है वो हमारा देश है, और वो फीलिंग जो है वो नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो मिसिंग थी। और दूसरी बात की इतनी गरीबी थी कि जब पेट में कुछ नहीं होता तो फिर बाकी सारे इमोशंस फेल हो जाते हैं। तो यू सीक फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज व्हाई you will find a lot of people of Indian origin in the British Army of that time. The second important reason is that Indians who were working for the British did not feel that they're doing something anti-Indian or anti-national, जो आजकल टर्म यूज किया जाता है एंटी नेशनल, वैसी कोई फीलिंग नहीं थी। क्योंकि हमारे देश में और हमारी जो हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है कि whomever we are serving, we serve them with full loyalty. जो हमें सैलरी दे रहा है हम उससे कंप्लीट लॉयल्टी के साथ उसके काम करते हैं। मतलब हम नमक का फर्ज अदा करते हैं, which is known as loyalty of the salt. तो हमारे लिए जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा जो हमें हमें रकम देता है, पैसा देता है, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता है, एंड दैट इज़ व्हाई वी ओwe लॉयल्टी टू हिम। दिस इज़ इन आवर इंडियन ब्लड। So that is the second reason, that is the second factor. So
In other words, as it is said that Indian soldier was a good mercenary. Mercenary is that uh, पैसे देने वाला समूह या देश के लिए लड़ने वाला सैनिक, जो भी सैनिक जो है आप उस देश के लिए लड़ता है, जो उसे पैसा देता है, या भाड़े के मृतक सैनिक होते हैं। So they were a good mercenary, and the company on its part was a good paymaster. So company was giving a good salary to Indian soldiers. So दोनों की ही needs एक तरह से satisfy हो रही थी। Now, before coming to the third pillar, I'll just see if there's some question. Okay, now see basically down now there's a question from yesterday कि जैसे कि आज कल yesterday हमने एक डाउनवर्ड थ्योरी पढ़ा था। तो डाउनवर्ड थ्योरी तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्मी में इंडियंस को लाना ये डाउनवर्ड थ्योरी का हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, बट डाउनवर्ड थ्योरी बेसिकली एजुकेशन को और उस एजुकेशनल कल्चर को फैलाने के लिए यूज किया गया टर्म है। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक सोल्जर जो है वो जब ब्रिटिशर्स के साथ रह रहा है, वो उनसे बहुत कुछ सीख रहा है, उनके कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, और वो जाके अपने गांव में अपने लोगों को प्रचार प्रसार करे, तो वो भी एक हो सकता है डाउनवर्ड थ्योरी का। इस तरह से भी डाउनवर्ड थ्योरी हो सकती है, बट बेसिकली इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चर। एनीवेज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज पुलिस। Now, the police system, if believe it or not, the today's police system, जो आजकल हम पुलिस सिस्टम देखते हैं, वो बहुत हद तक जो है वो ब्रिटिश पुलिस सिस्टम से ही प्रभावित है। दैट इज थिंग। इनफैक्ट जो बहुत बड़ा क्वेश्चन जीएस में आता है कि पुलिस रिफॉर्म्स पे, कि प्रिजन रिफॉर्म्स हो या पुलिस रिफॉर्म्स हो, आज तक हमने वो उस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स नहीं किए जो हमारे इंडियन सोसाइटी को सूट कर सके। स्टिल फॉलोइंग द ब्रिटिश वे ऑफ पुलिस सिस्टम, चाहे वो उनके यूनिफॉर्म का कलर हो, या उनका तौर तरीका, या उनकी कोतवाल का जो है, या थानेदार सिस्टम जो है, वो अभी तक फॉलो हो रहा है। पुलिस चौकी, यू नो सो वो चीजें अभी भी फॉलो हो रही हैं। हियर पर्टिकुलरली आपको ये जानना जरूरी है दैट द क्रिएटर ऑफ द पुलिस सिस्टम और द पुलिस फोर्स इन आवर कंट्री वाज मिस्टर कॉर्नवालिस। ठीक है, मिस्टर कॉर्नवालिस वाज द क्रिएटर ऑफ this particular police system in our country, and he relieved जमींदार from the police function। तो पुलिस, अब आपको ये आपके सवाल आना चाहिए था कि पुलिस से पहले कौन जो है वो पुलिस का जो रोल होता है वो कौन निभाता था। तो पुलिस के आने से पहले जो है वो जमींदार जो होते थे वही अपने लड़कों, अपने आदमियों के भरोसे और उनके ताकत पर, मसल पावर के थ्रू जो पुलिस सिस्टम जो है उसको फंक्शन करते थे, फंक्शनल बनाते थे, जमींदार थे। और कॉर्नवालिस ने जो है वो जमींदार को इस चीज से रिलीव किया, इस रोल से रिलीव किया, क्योंकि एक अलग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पुलिस बना दिया। So he established a regular police force to maintain law and order, and he modernized the old system of thanas, which are known as police station। और आज भी आप देखिए जो थाना सिस्टम है वो आज भी हमारे देश में बहुत important रोल प्ले करता है। It's a first entry point, first point of redressal or of your grievances when it comes to law and order। आप सबसे पहले एक थाने पे जाके रिपोर्ट करते हैं। तो द ओल्ड सिस्टम ऑफ थानास को मॉडर्नाइज किया इन्होंने, कॉर्नवालिस ने। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉर्नवालिस की पिक्चर दिख रही है। Now, what is the structure of the police? That is very important. India was ahead of Britain, where a system of police had not developed yet. So it is in India where Britain police system was more developed, first developed before Britain. Thana was headed by a person known as Daroga. Now, Daroga was an Indian. तो दरोगा आज भी आप देखते हैं, दरोगा जो है बहुत पावरफुल होता है। Okay, I mean, we all are preparing to become an IPS officer or at least a deputy superintendent of police. But आपको पता है कि आप किसी
रीजन में अगर आप ग्राउंड लेके जाएंगे तो वहां पे दरोगा ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब लोगों के बीच लोगों को दरोगा साहब का डर होता है ना, खौफ होता है, बिकॉज उसका डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन होता है लोगों से, जनता से। और वो वहां पे काफी समय तक पोस्टेड रहता है और उन्हीं के बीच का आदमी होता है, तो वो ज्यादा दबंग होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। और दरोगा जो है वो, अगर आप मूवी देखें, कई सारी ऐसी मूवी, आर्टिकल, आई थिंक आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी, उसमें भी ये एस्पेक्ट दिखाया गया था। दरोगा और लोगों को पुराने जमाने में तो कुछ ऐसे फोक सॉन्ग्स भी हैं, जब शादी होती थी तो एक टू बी अ वाइफ ऑफ अ दरोगा was seen to be a very powerful position। तो दरोगा तो स्ट्रांग है ही, बट उसकी वाइफ होना और ज्यादा पावरफुल है। आपने कई बार ये सब भी सुना होगा कि दरोगा जो है सब्जी मंडी निकल गया और बिना पैसा दिए वो एक कहीं से आलू, एक कहीं से टमाटर, एक कहीं से। द थिंग इज दैट व्हाट आई मीन टू से इज दैट द सिस्टम ऑफ दरोगा, जो दरोगा का जो पोस्ट बनाया गया थाने पे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ और उसका कई बार जो है यूटिलाइज़ेशन जो है बहुत ही खराब तरीके से भी हुआ, तो वो करप्ट भी हो गया कहीं-कहीं जाके। उसके ऊपर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जो हेड ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो पहले, आज के समय में एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या आप कह सकते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, बट इस समय डीएसपी को बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का हेड। इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट, ये तो हमें पता भी है दैट इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट, like we have seen in the civil services also। All right, then विलेजर्स में क्या था कि ड्यूटीज ऑफ पुलिस कंटिन्यू टू बी परफॉर्म बाय विलेज वॉचमैन। जो जो विलेज वॉचमैन था, यानी जो चौकीदार था विलेज का, ही कंटिन्यू टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस। द पुलिस ग्रेजुअली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम सच एज डकैती। तो जो डकैती जो पड़ती थी उसको रिड्यूस करने में पुलिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मेजर अचीवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। मेजर अचीवमेंट वाज द सप्रेशन ऑफ ठग्स। तो जो ठग्स थे, जो मतलब एक तरह के चोर डाकू टाइप होते हैं, जो ठगी करते हैं आपको, ठीक है, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लूटपाट कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। ओके, so that kind of those kind of people who robbed and killed travelers on the highways। तो ये travelers को और highways पे रॉब करते थे, किल कर देते थे, especially in central India। तो the areas for example in मध्य प्रदेश और चंबल और ये सब जो areas हैं, आप वहाँ पे roads पे जाइए और वहाँ पे जो है ऐसे ठग्स आपको लूट पाट करके मार भी देते थे। So William Bentinck, who was the Governor General, he was credited to suppression of thugs। अब एक्चुअली क्या है कि विलियम बेंटिक ने एक ऑफिसर को इसका जिम्मेदारी दिया, जिसका नाम था विलियम स्लीमैन। विलियम स्लीमैन वाज अ कैप्टन एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक टू सप्रेस द ठग्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठगी का जो सिस्टम है उसके लिए कोशिश किसने की समाप्त करने की, वो है विलियम बेंटिक ने। और विलियम बेंटिक ने स्पेशली इस पर्पस के लिए विलियम स्लीमैन को अपॉइंट किया। It also prevented the organization of a large-scale conspiracy against foreign control। When the national movement arose, the police was used to suppress it। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे पुलिस का रोल जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। In its dealing with the people, police adopted an unsympathetic attitude। This is not strange. Even today, you find such complaints with the police. Now, apart from police, there is this very important aspect in the administration. Well, this is not administration, this is judiciary। It's a separate wing। Now, we have to understand judiciary very properly because, again, ये जुडिशरी ऐसी सिस्टम है जिसके कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ब्रिटिश टाइम की जुडिशरी की, वो आज भी फॉलो होती है। इनफैक्ट मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मिडिवल टाइम्स के जो टर्म्स हैं जुडिशरी के, वो ब्रिटिश टाइम्स में भी फॉलो हुए और इंडियन टाइम्स में भी फॉलो हुए। हम आगे अभी देखेंगे वो कौन से ऐसे टर्म्स हैं। तो ये पूरा जो जुडिशरी है, ये एक्चुअली कई एस्पेक्ट्स उसके मिडिवल कोड्स के और कई एस्पेक्ट्स जो ब्रिटिश टाइम के, वो आज भी हम आज भी अपने जुडिशियल सिस्टम में देख रहे हैं।
सो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश फाउंडेड अ न्यू सिस्टम ऑफ स्पेंडिंग जस्टिस थ्रू हायरार्की ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे नॉन क्रिमिनल मामले, जैसे समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और इस तरह के जो इश्यूज हैं वो सिविल हो गए। क्रिमिनल आपको पता है करप्शन हो गया, हत्या हो गई, रेप हो गया, ठीक है, और भी जो है ये सारे मामले वो क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाते हैं। लैंड डिस्प्यूट हो गया वो सिविल में आ जाएगा। So this was started by Warren Hastings. तो Warren Hastings की यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है। ये पिक्चर्स लगाने का बार बार उद्देश्य यही है that picturesque memory help you to remember terms. अगर आप बार बार ये देखेंगे then it will be very useful for you. So Warren Hastings is a person who started uh, judicial organization in British India. It was stabilized by Cornwallis. When I say stabilized, मतलब एक more structured way में, in more structured way, in a more codified way, अच्छे से बढ़िया से इसको रख रखाव जो है judiciary system का start हुआ during the time of Cornwallis. But basically it was started by Warren Hastings. Each district had a Diwani court. Now see, Diwani terms is actually from the medieval times. दीवानी अदालत जो होती है वो होती है सिविल कोर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है। So each district will have a Diwani Adalat, which will be decided by district judge. Now, one thing which is very important to point out here, that a district judge came from civil service. यानी for example, अगर आज के टाइम में कहूँ, तो मैं जो district magistrate हम कहते हैं, DM, district magistrate, उसको पावर थी एज अ डिस्ट्रिक्ट जज पार्ट। मतलब वो जुडिशियरी का फंक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिक्स्ड था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज तो था वो सिविल सर्विसेज से आता था, वो अलग से जुडिशियरी के एग्जाम से थ्रू नहीं आता था, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रिसाइड करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। Up below the district court, there was registrar's court and a number of subordinate courts. So registrar court हुआ करते थे district court के नीचे और बहुत सारे subordinate courts होते थे. Important point here to note is that registrar court was headed by Europeans. So basically जो नीचे के कोर्ट्स हैं उसमें देयर अगेन यूरोपियंस, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते थे जो कि रजिस्ट्रार कोर्ट्स के भी नीचे होते थे, दैट वाज हेडेड बाय द इंडियन जजेस हु इज नोन एज मुंसिफ्स एंड अमीन्स। तो दो तरह के जजेस होते थे, मुंसिफ और अमीन, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को हेड करते थे। तो अगर हम इसको इस तरह समझें दैट देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, there was a district court. District court was headed by the judge who came from the civil services. Then district court के नीचे there was your registrar court. Registrar court was headed by any European. अच्छा, civil services में भी हमने देखा कि बहुत सालों तक जो है वो इंडियंस पर नॉट अलाउड। ऑलराइट, सो डिस्ट्रिक्ट जज भी जो होगा वो भी एक यूरोपियन ही होगा बहुत सालों तक। Then below registrar court there was subordinate courts which were headed by your Indian judges, ठीक है। तो जो lowest है उसमें इंडियन जजेस हैं, they were headed by the Indian judges who are known as मुंसिफ्स एंड अमीन्स, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से कहीं लिख के याद कर लें दैट इज मोर इजी, सो यू कैन राइट इन योर व्हाइट शीट ऑफ पेपर इफ यू हैव नेक्स्ट टू यू, इस तरह से बस बना लो एंड इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज हु कम्स फ्रॉम अ सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड, देन वी हैव registrar's court headed by a European, and then below that we have subordinate court headed by Indian judges known as munsifs and amins. For our understanding, we should be clear that a civil servant for many years Indians were not allowed to be a civil servant. So a civil servant is an European, so a district judge will also be a European. Okay, coming back to the next slide, civil courts applied customary laws which prevail in that area or section from time and memorial. Now, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे that इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ that इसके लिए कोई ऐसा जो सिविल कोर्ट्स हैं यानी जो दीवानी कोर्ट्स हैं, वहां पे कोई पर्टिकुलर ऐसे ब्रिटिश ने अपने लॉज नहीं लागू किए।
हुआ क्या वहां पे कि वहां जो कस्टमरी लॉज है, यानी जो कस्टम के आधार पे चले आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हरियाणा में खाप पंचायत से, तो उनके अपने कुछ नियम है, वही नियम चले आ रहे हैं। उसी तरह मे बी यूपी के कुछ सेक्शन में ऐसे जगह हो जहाँ पे उनकी रिलीजन के हिसाब से कुछ कस्टम्स चले आ रहे हैं, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से कुछ कस्टम्स चले आ रहे हैं, उन्हीं को लॉ बना दिया और उन्हीं के आधार पे सिविल कोर्ट्स ने जजमेंट दिया। देयर वाज नो अदर, मतलब कोई अलग से एक कानून की किताब नहीं बनाई थी सिविल के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा, वो कस्टमरी लॉ के थ्रू फॉलो कर रहे थे अपनी जजमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कॉर्नवालिस का समय, जहाँ पे कॉर्नवालिस के समय जो है वो स्ट्रक्चर्ड हुआ जुडिशियल सिस्टम, और इन्होंने क्या किया कि सिविल जज की पोस्ट को कलेक्टर की पोस्ट से अलग किया। पहले मैंने क्या बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जो सॉरी जो कलेक्टर सिविल सर्वेंट होता है, कलेक्टर होता है, वही जज होता है। तो इसका मतलब जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही में है। लेकिन कॉर्नवालिस ने पहला एक इंपॉर्टेंट काम किया, यानी एक एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया। ठीक है, तो आज भी है ये, है ना, आज भी एग्जीक्यूटिव, हम ये नहीं कर सकते कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो जज है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आप जज होना जरूरी है, आपको एक जुडिशरी का एग्जाम देना जरूरी है। तो ये काम जो है सिविल जज की पोस्ट को कलेक्टर से अलग करने वाले कोई और नहीं, वो है मिस्टर कॉर्नवालिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर उनकी पिक्चर लगाइए, इसे याद रखिएगा। Now, appeal from district court lay first to four provisional courts and then finally to सदर दीवानी अदालत। तो अभी तक जैसे कि हमने बताया था, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की हमने एक हायरार्की पढ़ ली है। उसके ऊपर क्या है, प्रोविजनल कोर्ट्स है। ठीक है, देयर आर फोर प्रोविजनल कोर्ट्स, अलग अलग एरिया के हिसाब से देयर आर फोर प्रोविजनल कोर्ट्स, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पढ़ लिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हमने पढ़ लिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर देयर विल बी प्रोविजनल कोर्ट्स। प्रोविजनल कोर्ट्स हैं, और प्रोविजनल कोर्ट्स के ऊपर जो है ये चार प्रोविजनल कोर्ट हैं, देयर आर फोर प्रोविजनल कोर्ट्स, और फोर प्रोविजनल कोर्ट्स के ऊपर सबसे ऊपर है सदर दीवानी अदालत। यानी दीवानी अदालत आप समझिए सिविल कोर्ट्स, और सदर जो है वो बिगर टाउन एरिया को सदर कहते हैं, तो सदर दीवानी अदालत सबसे ऊपर एरिया ऑफ अपील है। ठीक है, जैसे आप अपील के लिए इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप प्रोविजनल कोर्ट जाएंगे अपील के लिए, और उसके बाद फाइनली आप सदर दीवानी अदालत जाएंगे। Then there are criminal cases which are tried by court of circuit in each division of province headed by civil servants. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा इलाका जो है वो डिविजन्स में बटा हुआ है, प्रोविजनल कोर्ट्स है वहां पे, तो वहां हर हर क्रिमिनल केस जो है वो एक कोर्ट ऑफ सर्किट है ईच डिवीजन में, वहां पे उसको हेड कौन करेगा, सिविल सर्वेंट। अगेन यहाँ पे देखिए जज नहीं है, यहाँ पे जुडिशरी का आदमी नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का आदमी, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का आदमी है, यानी एक आईएएस ऑफिसर टाइप का एक आदमी है जो कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करेगा, जो क्रिमिनल केसेस को मतलब जजमेंट पास करेगा। Below circuit of courts, a large number of Indian magistrates to try petty cases. Appeals from the court of circuit lay with the Sadar Nizamat Adalat. Nizamat Adalat is related to criminal. Nizamat Adalat is related to criminal cases. ठीक है? The criminal courts applied Muslim criminal law in a modified and less harsh form so that the tearing apart of limbs and such other punishment can be prohibited. ठीक है, तो देखिए क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ को अप्लाई करते थे, जो मुस्लिम लॉ के आधार पे काम करते थे। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे टर्म्स जो है वो मुस्लिम और पर्शियन टर्म्स यूज किए जाते हैं कोर्ट्स में, और उसमें उसका रीजन ये है कि फिर ऐसा ना हो कि कम, मतलब बहुत सारे हार्श ट्रीटमेंट जो है, जैसे कि इनका हाथ उखाड़ दो, पैर उखाड़ दो, गला काट दो, ये सारी जो पनिशमेंट्स हैं उनसे प्रोहिबिट किया जा सके। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस में हमने क्या देखा, क्रिमिनल केसेस में हमने ये देखा कि क्रिमिनल केसेस जो है वो कोर्ट ऑफ सर्किट या सर्किट ऑफ कोर्ट्स, यहाँ को अगर मैं इसको लिख दूं सीसी, सर्किट ऑफ कोर्ट्स द्वारा ट्राई किए जाते थे। ठीक है, सर्किट ऑफ कोर्ट जो हर प्रोविंस में होते थे, और इनको हेड कौन करता था, एक सिविल सर्वेंट इनको हेड करता था। राइट, एक सिविल सर्वेंट इनको हेड करता था। और सर्किट ऑफ कोर्ट्स के
बिलो नीचे जो है वो होते थे छोटे छोटे मजिस्ट्रेट्स होते थे, इंडियन मजिस्ट्रेट्स होते थे, जो कि आपके केसेस को ट्राई करते थे, छोटे केसेस को कौन ट्राई करेगा? इंडियन मजिस्ट्रेट, जो छोटे छोटे होते थे। सर्किट कोर्ट की अपील, सर्किट ऑफ कोर्ट की अपील जो है वो निजामत, सदर निजामत अदालत में जाती है। याद रखना, सिविल कोर्ट्स की अपील जो है, सिविल केसेस की अपील जो है वो सदर दीवानी अदालत में जाएगी, और सदर निजामत अदालत में जाएगी आपकी क्रिमिनल कोर्ट की, क्रिमिनल केसेस की अपील। बस इतना है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। 1831 में विलियम बेंटिंक ने अबॉलिश कर दिया प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट को। 1831 में विलियम बेंटिंक ने सब कुछ अबॉलिश कर दिया, ठीक है, आपके क्रिमिनल कोर्ट वाले सिस्टम से। Their work was to first to commission and later to district judge and district collector. Their works was first to commissions and later to district judge and district collectors. Bentinck also raised the status and power of Indians in the judicial service and appointed them as deputy magistrates, subordinate judges, and principal Sadar Amin. So, Bentinck as a person has done a lot of things favorable to Indians. Remember Sati Pratha. And we are seeing here that वो Indians को कैसे promote कर रहा है और at higher judicial posts, deputy magistrates, subordinate judges. In 1865, High Court was established at Calcutta, Madras and Bombay, replacing the Sadar Court of Diwani Nizam. तो आप देखिए 1865 से पहले क्या था कि सदर कोर्ट ऑफ, सदर निजामत और सदर दीवानी दो कोर्ट्स ऑफ अपील हुआ करती थी, लेकिन 1865 में फिर हाई कोर्ट्स बन गए, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये पहले तीन हैं, और इन्होंने दीवानी और निजामत को बिल्कुल तरह से खत्म कर दिया। British established a new system of law through the process of enactment and codified old laws. तो ब्रिटिश ने अब क्या किया कि न्यू सिस्टम ऑफ लॉ बनाए, क्योंकि पहले तो वो कस्टमरी लॉ के हिसाब से काम करते थे, अब इन्होंने नए सिस्टम ऑफ लॉ बनाए और इन्होंने इनैक्टमेंट और कोडिफाई किया पुराने लॉ को, पुराने लॉज को एक सही, जो मतलब सही तरीके से उसको कोडिफाई किया, कहीं लिखा, उसमें सुधार किया और न्यू सिस्टम ऑफ लॉज क्रिएट किए। So this is what Britishers did with the judiciary. Traditional system of law in India was largely based on Shastra, Shariats, and time memorial traditions of area. They were continued and British introduced regulations, codified the existing law and other systematized and modernized them through judicial interpretation. तो ये जो मैं आपको बात कह रहा था अभी कि कैसे उन्होंने पुराने लॉज को सही करके, कस्टमरी लॉज को सही करके उसको कोडिफाई किया। कोडिफाई करना मतलब कहीं उसको परमानेंटली लिख देना, उसको इंटरप्रेट कर लेना, उसको लिख देना, उसको एक्सप्लेन कर देना, उसमें से सही चीज रख लेना, बेकार चीज हटा देना, ये सारी जो प्रोसेस है वो किया। Charter Act of 1833, which gave a lot of powers to the law making power to Governor General in Council. ठीक है, हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल बन जाती है जो उसको लॉ मेकिंग में हेल्प करती है। In 1863, government appointed a law commission. This is the most important, one of the earliest law commissions in our country, who was asked to codify law. अब इस पे क्वेश्चन आता है कि who was the chairman of that law commission, and that was none other than Lord Macaulay. ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। आपको मुझे बताना है कि मैकॉले का नाम हमने कहीं और भी पढ़ा था कल, प्लीज टेक्स्ट करिए, हमने लॉ मैकॉले का नाम कल किस रेफरेंस में पढ़ा था, लेट मी नो। Indian Penal Code, Codes of Civil and Criminal Procedure and other laws, Codes of Law, इस तरह की चीजों को इन्होंने कोडिफाई किया। ये चीजें आई, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, आप अभी भी देखते हैं, और आईपीसी की बहुत सारी धाराओं में काफी सुधार हुए हैं, रिपील किया गया है। Codes of civil, criminal procedure and other codes of law were codified. The same laws now prevailed all over the country and they were enforced by a uniform system of courts. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से जुडिशरी का डेवलपमेंट हो रहा है। Thus it may be said that India was judicially unified. तो इस तरह से पूरे देश में एक पर्टिकुलर जुडिशियल सिस्टम, एक यूनिटरी टाइप और एक सिंगल यूनिटरी टाइप ऑफ जुडिशरी सिस्टम बनाया गया, जो कि आज भी बहुत ज्यादा हम उस चीज को फॉलो करते हैं, आज भी वैसा ही है। ओके, सो मैंने आपसे पूछा था अभी कि लॉर्ड मैकॉले का रोल क्या था, मतलब और कहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो
एजुकेशन में हमने पढ़ा था डेफिनेटली मैकॉलेस मिनट्स हमने पढ़ी थी कल, ठीक है। सो दैट वाज वेयर वी हैव स्टडीड इट। गुड। नाउ obviously this is the picture of Lord Macaulay. Now very short thing which I want to discuss is about the rule of law. Now ये जो rule of law वाला topic है ये आप polity में भी पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है there are two important terms when it comes to justice: equality before law, यानी law के सामने सब लोग बराबर हैं, and rule of law। ठीक है, तो ये rule of law actually होता क्या है? This term comes from a French phrase which is law principe de legality, that is the principles of legality। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ के आधार पे बनी हुई है, वो किसी इंडिविजुअल या लोगों की एंड फैंसी या उनके पर्सनल नियम के अनुसार नहीं बनी है। In broader sense, rule of law means the law that law is supreme and everybody else is inferior to law, everybody else is not as great as law। So law जो है वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है। No individual, whether he is rich, poor, rulers or ruled, etc., are above law and we should obey it। In a narrower sense, the rule of law implies that government authority may only be exercised in accordance with the written laws which were adopted। So जो भी जो लॉ बन जाता है, जो लॉ पास हो जाता है, जो कोडिफाइड हो जाता है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करेगी एंड नथिंग एल्स, एंड दैट इज नोन एज रूल ऑफ लॉ। It was introduced by British. It was obedience to laws, which clearly defines the rights, privileges, obligation of the subjects, and not according to the the personal discretion of the ruler। In practice, opposite things happen। Now this is important। भले ही आप रूल कुछ भी बना दीजिए, लॉ कुछ भी बना दीजिए, आज भी आप देखिए लॉ बन जाते हैं, बट इन रियलिटी जब ग्राउंड में जाइए तो लॉ कोई काम लोग लॉ के हिसाब से नहीं चलते हैं, है ना। इसी तरह गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया, बट व्हेन इट केम इन रियलिटी लॉ प्रैक्टिस नहीं करती थी। कौन? गवर्नमेंट खुद नहीं करती थी। Important feature क्या था कि any official could be brought before the court of law for breaches of official duty or for acts done in excess of his official authority। तो एक चीज ऐसी थी रूल ऑफ लॉ की कि कोई भी ऑफिसर को कोर्ट ले आया जा सकता था, ये कह कि भाई इन्होंने नियम अनुसार यानी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया है और इन्होंने अपने एक्सेसेस में जाके काम किया है। The rule of law was to some extent a guarantee of the personal liberty of person, as we all know। कि rule of law एक गारंटी करता है कि भाई आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो राइट्स हैं, आपके फ्रीडम्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। In previous times, rulers were bounded by tradition and custom, but sometimes they can take steps by their own wish, and there was no authority to check them। तो हमने पहले पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, हम देखते थे जिस तरह से कि रूल ऑफ लॉ था, लेकिन राजा जो कहते वही रूल हो जाता था, है ना। मतलब उसको कोई चेक भी नहीं कर सकता था। तो एक रूल ऑफ लॉ से ऊपर भी किसी की आवाज थी और वो थी राजा की। British administration was carried by according to laws, but many laws were defective, number one, and not made by people through democratic process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप समझ लीजिए, कोई भी लॉ जब तक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से नहीं बनेगा, अगर आपके ऊपर थोपा जाएगा तो आपका सोशल अनरेस्ट रहेगा सोसाइटी। कई बार आप देखिए कि पार्लियामेंट में लॉज पास कर दिए जाते हैं, केवल इस गवर्नमेंट में नहीं, पहले गवर्नमेंट्स में भी, मेजॉरिटेरियन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स में हम देखते हैं कि बिल्स पास कर दिए जाते हैं विदाउट डिस्कशन। और सॉरी, ओके, सो आई एम सॉरी। तो देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि आपको एक लॉ जो है बने, है ना। और जब तक वो लॉ डेमोक्रेटिकली नहीं बनता है, सोशल अनरेस्ट रहता है और इस वजह से उसमें डिफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। इंस्टेड दे वर मेड बाय ऑटोक्रेटिक ब्रिटिश एंड वेस्टेड पावर्स, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होता था वो ब्रिटिशर्स का होता था, तो कई बार ऑटोक्रेटिक पावर्स के थ्रू ये लॉज बन जाते थे इन द हैंड्स ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस, और उसको एग्जीक्यूट करते थे सिविल सर्वेंट्स और पुलिस। तो काफी सारे डिफेक्ट्स रहते थे। अब रूल और लॉ के बारे में अगर और आपको पढ़ना है तो आपके आई एम श्योर जीएस पेपर 2 पॉलिटी का जो भी टीचर होगा आईएसएच में वो ये पढ़ाएगा आपको। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और ये इन सब से रिलेटेड
केसेस या एक्ट्स वगैरह, सॉरी आर्टिकल्स वगैरह, बट जनरली जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट था उससे ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश द्वारा लाया गया है हमारी कंट्री। नाउ बिफोर आई गो अहेड विद माय क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी ऑफ योर क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, प्लीज आस्क मी। If you have any question, if you have any doubt, anything which you have not understood, let me know. See, ये जो जुडिशरी वाला पार्ट है, it might be a little confusing, तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा जब भी आप लेक्चर के बाद। एंड वन थिंग विच यू शुड डू कि जब आप जुडिशरी पढ़ रहे होंगे तो एक कागज और पेन और पेंसिल लें, और वो आप जैसे मैंने वहां पे रफली बनाने की कोशिश की थी, किसके ऊपर कौन, उसको कौन हेड कर रहा है, उसके बाद वो जब रिमूव हो जाता है तो क्या नया सिस्टम आता है, उस तरह से उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, बार बार फिर स्लाइड नहीं देखनी पड़ेगी, वो व्हाइट शीट ऑफ पेपर से हो जाएगा आपके पास। तो एक बार जब रिवाइज करें तो पेंसिल और पेपर लेके रिवाइज करें, और उसमें वो बना लें, वो स्ट्रक्चर बना लें कि पहले निजामत थी और दीवानी थी, फिर निजामत और दीवानी अपील्स हट जाती हैं, तो फिर हाई कोर्ट्स आ जाती हैं। पहले 3 हाई कोर्ट्स बनते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, वो अपील्स के कोर्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज को करना चाहिए विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ऑलराइट, anyways, I don't think anybody has any question. Say yes if you want me to carry on. Let's go to the questions now. Bolo bhai. Say yes, anybody? Okay. So we go on to questions. Now we'll do questions. I'll give you some time and you have to answer. All right. So yes, the first question is, who among the following was associated with the suppression of thugs? Thugs को suppress करने के लिए कौन, इनमें से कौन जो है वो associated था? I'll give you less than 15 seconds to answer. Less than 15 seconds to answer. We've already done. It's a direct question. And General Henry Prendergast, Captain Sleeman, Alexander Burris, Captain Robert Pemberton, ये 4 options हैं। देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। इतना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, दीज आर दोस क्वेश्चन जो कि कभी गलत नहीं होने चाहिए और उसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आप सबने एक सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है कैप्टन विलियम स्लीमन, हु वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक टू सप्रेस द ठग्स। अब अगर इस क्वेश्चन में स्लीमन की जगह विलियम बेंटिक होता तो आप विलियम बेंटिक को टिक कर देते। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने कैप्टन स्लीमन दिया है तो आप कैप्टन स्लीमन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2005 में, 2005 में, एंड द क्वेश्चन इज, consider the following points. Number 1, Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. ठीक है। Number 2, Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. Number 3, Indian Penal Code came into effect in the year 1860. ठीक है, ये 2005 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है कहीं ना कहीं इसमें, बट द थिंग इज ये हमारे पिछले लेक्चर यानी यस्टरडे के भी लेक्चर से आपको करना पड़ेगा। सो लेट मी सी, यू हैव 15 seconds again, not more than that. Okay, let's see, let others answer. Okay, so I'm getting all kind of questions. The correct answer here is B, 2 and 3. 2 and 3 are correct. जैसे a Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act of 1773 and the Indian Penal Code came into effect in year 1860. Statement 1 is incorrect because Lord Cornwallis was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. So if you see that the Warren Hastings का जो यहाँ पे दिया हुआ है, he started it, but he did not start it in a structural manner.
रेगुलर पुलिस फोर्स, ओके, दैट इज, अभी मैं बार बार वहां स्ट्रेस कर रहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक रेगुलर तरीके से, दैट वाज स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस. A Supreme Court was established at Fort Williams by Regulating Act 1773, the jurisdiction of Bengal, Bihar, and Orissa. Now, some of you thought that one is also correct, but वहां पे UPSC did not accept this answer. UPSC did not accept this answer. All right, so the correct answer which UPSC accepted is the B. That is 2 and 3 are correct because statement 1 में क्या है? Is incorrect according to UPSC, and we have seen also in our lecture. Now the policy of paramountcy. Now this is a question जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. मैंने ये term actually use किया है पिछले lectures में. Paramount. Paramountcy. Paramountcy was primarily aimed at. जो ये policy of paramountcy है, वो primarily उसका क्या aim था? A. Stopping all the wars that the East India Company was engaged in with the native princely states. B. Suspending all subsidiary alliance with the princely court. C. Subordinating all European countries trading in India. D. Making all Indian states accept the suzerainty of the British. You have 30 seconds. Try to answer. बहुत ज़्यादा मत सोचना. ठीक है? That is a clue which I can give you here. Do not think a lot. All right. There's a direct answer to it. और मैंने ये चीज mention की अपने previous lectures में. I just wanted to introduce this term to you so that you become habitual to this term. Okay, let's see what others are answering. Okay, now time's up. Let's see the answer. The correct answer here is D. All right. Now you have to understand paramountcy की जो paramountcy जो शब्द है, वो बेसिकली उन्होंने जो इंडियन स्टेट्स थे जो रूल्ड बाय द रूलर्स, इंडियन रूलर्स और इंडियन किंग्स द्वारा जो रूल किए जाते थे, उनको टेक ओवर, उनके पैरामाउंट पावर, उनकी सबसे ऊपर पावर बन जाना, उसको पैरामाउंसी कहते हैं. Now, that Governor General Lord Hastings initiated the policy of paramountcy. This is an important fact which you all should know. So it is Governor General Lord Hastings who initiated this policy of paramountcy. And according to this policy, company claimed that its authority was paramount or supreme. जो मैं कह रहा हूँ ना, paramount शब्द जो है जिसका मतलब supreme है. It could annex or threaten to annex any Indian kingdom, protect its interests. Later British policies were guided by this policy, simply meant that authority and position of the company was supreme in India, and it had the right to take away anything it wants from any Indian ruler. Now, some of you have also answered that European powers को बाहर निकालने के. Now, European powers को इनको यूरोपियन पावर से सुप्रीम नहीं बनना था, यूरोपियन पावर्स को बाहर निकाल देना था परमानेंटली. वो उनकी चाहत थी कि यूरोपियन पावर्स आए ना, भटके ही ना आगे पीछे. इंडियन रूलर्स को तो भाई अपने नीचे उन्होंने पेंशन दे दी, they started say for example the subsidiary alliance, इस तरह का जो हमने पिछले क्लासेस में ये टर्म्स पढ़े हैं. बट यूरोपियन कंपनीज को बाहर ही निकालना था, तो वहां पे पैरामाउंसी की पॉलिसी नहीं है. पैरामाउंसी पॉलिसी जो है वो इंडियन किंग्स और इंडियन रूलर्स, इंडियन स्टेट्स पे अप्लाई होती है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये था आंसर. मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड इट करेक्टली, बट आई एम श्योर जिनको यूरोपियन पावर्स वाले के साथ कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी अब. All right, now okay, so this is not all. Now we'll go back to today's lecture, which we have to start. Okay, now we are going to start with the British economic policies. All right, the British economic policies, उससे हम start करेंगे आज का जो नया ये topic है, British economics policy. Again, we are seeing the economic policies till the time of 1857. कुछ ऐसी policies इसमें हैं जो कि continue रहती हैं आगे के आगे भी.
लेकिन बेसिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 1857 तक देखेंगे. But again, there are some policies which will continue after 1857 also. So this is our topic for today. Now, what are the commercial policies? We know that East India Company जो है basically पहले वो commercial interest के लिए है, Britishers यहाँ पे trade वगैरह के लिए ही आए हैं. तो 1600 से 1757 तक East India Company was a trading company which exchanged goods with which exchanged goods with Indian goods like textile and spices. These textile and spices were sold abroad, and it tried constantly to open new markets for Indian goods in Britain and other countries. Thereby, it increased the export of Indian manufacturers and thus encouraged their production. That's why the Indian rulers tolerated and even encouraged the establishment of the company's factories in India. इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि 1600 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हम सबको पता है, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी जो कि केवल एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, एंड वो इंडियन जो टेक्सटाइल्स हैं और जो स्पाइसेस हैं वो गुड्स के साथ एक्सचेंज. और ये जो टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस हैं ये बाहर विदेश में इनको सेल करते थे. And it tried constantly to open new market for Indian goods in Britain and other countries. So what is East India Company doing? ये जो इंडिया से जो है, जो स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स हैं, वो उसका मार्केट कहाँ खोलना चाहते हैं? विदेश, ब्रिटेन में भी और विदेशों में. Thereby it increased the export of Indian manufacture. इस वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा, and thus encouraged their production. और इस तरह से जो प्रोडक्शन है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन गुड्स का, वो बढ़ा. That's why the Indian rulers tolerated and even encouraged the establishment of companies, factories in India. अब जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो यानी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, इसलिए जो इंडियन रूलर्स है वो कंपनी को अलाउ करते थे कि हाँ भाई तुम ट्रेड वेड करो, क्योंकि इंडियन रूलर्स को पहले पता नहीं था कि ये कंपनी वाले आके हमारे ऊपर राज करने लगेंगे. उनको तो ये लगा कि भाई इससे ट्रेड वेड करेंगे तो इससे फायदा होगा हमारे देश को, हमारी जनता को और हमारे स्टेट को. तो इस तरह से इन्होंने अलाउ किया कंपनी को खूब ट्रेड करने के लिए, जिससे एक्सपोर्ट किया, कंपनी ने एक्सपोर्ट किया गुड्स को, उससे उनको इकोनॉमिकली फायदा हुआ, मुनाफा हुआ. बट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, अब ये देखिए, इंडियन रूलर्स वर हैप्पी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे यहाँ पे ट्रेड करे, बट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर जेलस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड पॉपुलरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखिए पहले क्या होता था कि ब्रिटेन, पहले जब इंडिया जो है ब्रिटेन के कॉलोनी नहीं थी, तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन टेक्सटाइल, ओन क्लोथ्स एंड सेल देम एट हाई रेट्स. बट व्हेन इंडिया बिकेम ब्रिटिशर्स कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, टेक्सटाइल वेक्सटाइल यहाँ से लेके जाने लगे और यहाँ से चीप लेके जाते थे और वहां पे बेचते थे. तो वहां पे कंपटीशन हो गया ना इंडियन गुड्स और ब्रिटिश गुड्स के बीच में. तो जो वहां के जो टेक्स्ट, वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो नाराज हो जाएंगे. सिंपल सी बात है ना, एक कंपटीशन आ गया. तो that is the point, these are the points which are going to explain that to us. That light cotton textile of India began to replace the coarse woolen of the English. तो जो कॉटन, जो हमारा कॉटन तो वैसे ही बहुत फेमस था, हमारे कॉटन का जो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल था, वो वहां के वुलन टेक्सटाइल को रिप्लेस करने लगा. लोग कॉटन और पहनने लगे और वुलन को रिप्लेस करने लगा. Because of pressure by British manufacturer, government restricted and prohibited the sale of Indian goods to England. तो जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई इस तरह से तो हमारा जो कारोबार है ब्रिटेन में वो तो खराब हो जाएगा, इंडियन गुड्स आ रहे हैं. वो जैसे होता नहीं इंडिया और चाइना के गुड्स में कि अब चाइना माल सस्ता है, अब चाइना बेचते, चाइनीज माल खरीदते रहे तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो खराब हो जाती है. इसी तरह वहां पे भी होने लगा. Heavy duties were imposed on the import of plain clothes. Other European countries except Holland also either prohibited the import of Indian cloth or imposed heavy import duties. तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हॉलैंड को छोड़ के, उन्होंने क्या किया कि इंडियन क्लोथ्स के इंपोर्ट को प्रोहिबिट किया कि इंडियन क्लोथ्स नहीं आएंगे, या तो उनके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो कि वो चीज महंगी हो जाए. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज, however, Indian silk and cotton
textiles still held their own in foreign markets until English textile industry began to develop on the basis of new and advanced technology in the middle of 18th century. ना इतनी मेहनत की ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की इंडियन टेक्सटाइल को रोके, गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की कि इंडियन टेक्सटाइल रोके, इसके बावजूद इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल इतना फेमस था ब्रिटेन में कि वो बिक रहा था, तो वो काफी समय तक बिकता रहा। लेकिन इंडियन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और ज्यादा बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए नए, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब भी आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करी, वहां की खुद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो करने लगी। ऑलराइट, और इस वजह से वहां पे जो इंडियन की जो टेक्सटाइल्स हैं और कॉटन है, सिल्क है, उनका जो है पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुआ। लेकिन वो कब जाके, बहुत बाद में जाके, ठीक है, उससे पहले तो मैन्युफैक्चर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वो काफी खपा खपा थे हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स और गुड्स से। प्लासी की बैटल के बाद क्या हुआ, कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ऑक्यूपाई की। आपने देखा था कैसे बंगाल में हमने पॉलिटिकल पावर ऑक्यूपाई की, एंड बाय यूजिंग पॉलिटिकल पावर कंपनी एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली इन ट्रेड, और ट्रेड में मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड प्रोडक्शन इन बंगाल बाय आउटसिंग द इंडियन ट्रेडर्स। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ कि प्लासी के बाद जो ट्रेड है वो पूरी तरह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में कर लिया, और इंडियन ट्रेडर्स को अपने जो खानदानी जो उनकी जो ट्रेडिंग ट्रेडिशंस थी उनसे हाथ धोना पड़ा। Revenue of Bengal was used to finance its exports of Indian goods. तो जो बंगाल से रेवेन्यू मिलता था ना, that was used to finance the exports, कि भाई इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ पैसा वैसा लगेगा ना, तो वो कहाँ से आता था कि जो बंगाल से ये ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी वहां से आता था। This should have encouraged Indian manufacturers, but it didn't have. अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये सारी जब चीजें हो रही थी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इससे फायदा होना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Because weavers of Bengal were forced to sell their product at a cheaper and dictated price. ठीक है, तो फायदा तो होना चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी कनिंग थी कि वो जो बंगाल के वीवर्स है ना, जो कि बहुत फेमस है, वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप रेट्स में फोर्सफुली खरीदते थे। Many of them were compelled to work for the company for low wages and were forbidden to work for Indian merchants. बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जिनको फोर्सफुली कहा जाता था कि अगर आपको काम करना है तो आप कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम कर सकते हैं और कोई इंडियन मर्चेंट्स के अंदर काम नहीं कर सकते। कंपनी eliminated its rival traders, both Indian and foreign, and prevented them from offering higher wages or prices to the Bengal handicraft. ठीक है, तो कंपनी ने अपनी जितने भी इंडियन राइवल ट्रेडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया, फॉरेन राइवल ट्रेडर्स को भी एलिमिनेट कर दिया, और ये प्रिवेंट कर दिया, ये एकदम सख्ती से ये चीज पे गौर किया उन्होंने कि इनको कोई हैंडीक्राफ्ट्स को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स को हायर वेजेस और प्राइसेस ना, राइट। सेल ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस टू वीवर्स, तो रॉ मटेरियल्स जो है वो वीवर्स को हाई प्राइसेस में सेल करते थे। Thus the weavers lost both ways as buyer as well as, ना वो बेच सकते थे और ना वो खरीद, और जब खरीद जो है रॉ मटेरियल की जो खरीद है वो इतनी महंगी कर दी कि जो वीवर है वो खरीद ही ना पाए। तो इंडियन वीवर्स, इंडियन ट्रेडर्स की हालत धीरे धीरे खराब हो। Indian textile had to pay heavy duties on entering England to protect its rising machine industry, whose products could still not compete with the cheaper and better Indian goods. अब देखिए मशीन आ गई थी ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल और अच्छी अच्छी चीजें बना सके, लेकिन फिर भी इंडियन क्लॉथ बहुत ही रिफाइंड था, उसकी कारीगरी हो, चाहे उसकी बनावट हो, चाहे उसका जो वार्मथ है या जो उसका टेक्सचर है, वो आज भी बहुत, उस समय भी बहुत ही क्लासी था, बट उस पे इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी,
इम्पोर्ट ड्यूटी से क्या होती है, जब आप दूसरी कंट्री में अपना माल ले जाते हैं तो आपको कुछ उनको पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो आपको एंट्री देते हैं। The real blow of Indian handicraft fell after 1813 when they lost not only the foreign markets, also market in India. फॉरेन मार्केट तो वो खो ही दिए थे बिकॉज इंग्लैंड ने अपना मैन्युफैक्चरिंग तेज कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। और दूसरा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ हाईजैक कर लिया, और मर्चेंट्स और यहाँ के जो कारीगर थे और ट्रेडर्स थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले थे, जो वर्कर्स थे, उनको एकदम गरीब कर दिया। उनको या तो कंपनी का एम्प्लॉय बना लिया, या they made sure that they'll not be able to buy your uh, raw material, or they will not be able to sell their material. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, which completely transforms Britain economy, क्योंकि यहाँ पे नई चीजों का इन्वेंशन हुआ, नई मशीन्स आई, फास्ट स्केल प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीजें हुआ, और इसको जो है इंडिया जो है compete नहीं कर पाया। And during 18th and 19th century, British had undergone to social and economic transformation, and British industry expanded rapidly. ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के साथ हुई। देखिए ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आपसे ये टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। बट ऑल्सो इन प्रीलिम्स समटाइम दे आस्क सम रिलेटेड क्वेश्चन, वो कुछ घुमा फिरा के ऑप्शंस बना के आपसे पूछ लेंगे। Now this development was aided by several factors। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, in the textile industry, in the exports of Indian products, in the cotton textile industry, in the raw materials, उसके बहुत सारे factors हैं। First of all, expansion of export industries because of monopoly of many foreign countries, colonies। तो export industries में जो है monopoly हो जा रही है। कुछ countries, कुछ जैसे क्या होता है कि ब्रिटेन जो है, इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी, और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ट्रेड नहीं कर सकता है। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एक्सपैंड तो हो रही है, बट मोनोपोली हो जा रही है कुछ कंट्रीज की पर्टिकुलर कॉलोनीज में। Particularly true of the cotton textile industry, which served as a main vehicle for industrial revolution in Britain. Britain, it said that industrial revolution in Britain came because of the cotton textile industry. तो इस वजह से जब वहां पे डेवलपमेंट ये शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो सफर करेंगी। Colonies exported raw materials at low cost while Britain sold them manufactured products at high। अब देखो होता क्या था, ये थर्ड पॉइंट क्या है, इसको समझो, बहुत ही मतलब क्लेवर है, बिजनेस ट्रिक है। वो आज भी ऐसा होता है कई जगह कि आप रॉ मटेरियल्स जो है उसी जगह से चीपली खरीदें, उसके बाद अपनी फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाए, और जहां से रॉ मटेरियल खरीदा है ना, वहीं पे जाके बेचे। यानी द सेम प्लेस इज अ सोर्स एंड मार्केट फॉर यू। लेकिन जब आप बेच रहे हैं तो आप हाई प्राइस पे बेच, तो खरीदा उसी जगह से चीप था, बेचा जाके महंगा, है ना। तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग। कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल वाज देयर फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी और फैक्ट्री सिस्टम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, या कंपनी के पास, या ब्रिटेन के पास इतना तो पैसा था ही कि वो नया फैक्ट्री सिस्टम या मशीनरी पे इन्वेस्ट कर सके। कैपिटल कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कुछ ऐसे बस घराने थे या बिजनेस हाउसेस थे या मर्चेंट्स थे या इंडस्ट्रीज थे जिनके हाथ में कैपिटल जो है लिमिटेड था, ठीक है। इमेंस वेल्थ ड्रॉन फ्रॉम कॉलोनीज, कॉलोनीज के थ्रू बहुत सारा पैसा ब्रिटेन ने लिया था। चीप लेबर, ऑब्वियसली कॉलोनीज से उनको चीप लेबर मिल रहा था, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, साथ साथ में गरीबी की, ऑब्वियसली बात है चीप लेबर उनको मिल रहा था। Government influenced by commercial and manufacturing interest and ready to fight other countries determinedly for markets and colonies। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली पूरा कमर्शियल इंटरेस्ट था, मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट था, एंड दे वर रेडी टू फाइट अदर कंट्रीज डिटरमिनेटली फॉर मार्केट्स एंड कॉलोनीज। तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ फाइट करने वाली थी। क्यों फाइट कर रही थी? क्योंकि उनको ज्यादा मार्केट चाहिए, उनको ज्यादा कॉलोनीज चाहिए। इसीलिए अफ्रीका में हुआ, इसीलिए आपके एशिया की कॉलोनीज में हुआ। वो बैटल्स लड़ते थे ताकि उनके ऊपर जो इकोनॉमिक कॉलोनी वो बना पाए, मार्केट बना पाए। डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, और there were inventions by a lot of people, James Watt, Crompton, Cartwright and many others। तो बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए।
Now before I go to the next important theory, this is drain of wealth theory. इससे बहुत questions आते हैं और इसलिए let me see if you have any questions. Do you have any question to ask, or do you want to discuss something till now? Anybody? अरे कहाँ हैं हमारे आज के योद्धा लोग? बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए. Here at which here the Europe में ब्रिटेन में बहुत सारा इंडस्ट्रियल फंड था. So why haven't they invested in India or any other colonies as well? Why only invested in Britain itself? Why not in their colonies also? Why not in, well, see, they have invested in India to some extent. For example, they have invested in the railways. लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये they have invested in their colonies only to serve their own interest. देखिए ये जो कॉलोनीज हैं इनके साथ इनको कोई मोहब्बत और इश्क तो था नहीं. ये इनके खुद की, इन्होंने इनके मदरलैंड को समझा नहीं. इनका हम लोगों को इन्होंने अपना अपना तो माना नहीं. हमें तो ये केवल एक्सप्लॉइट करने के लिए कॉलोनीज बनी. जो भी कॉलोनीज बनी, कॉलोनाइजेशन जो होता है या इंपीरियलिज्म जो होता है, उसका बेसिक जो फंडा होता है वो होता है एक्सप्लॉइटेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे ह्यूमन. तो इन्होंने ऐसा नहीं कि हमारे हमारे लिए कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया. अभी हम आगे देखेंगे, लेक्चर में ही हम देखेंगे रेलवेज, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, इन्होंने रोड वोड बनाई और ये सब किया. बट ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स गिनवाते हैं कि भाई हमने इंडिया को मॉडर्नाइज कर दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. इन्होंने जो भी काम किया ये अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपने ट्रेड, अपनी कन्वीनियंस के लिए किया, अपनी चीजों के लिए किया. इस पे देखिए शशि थरूर का एक बहुत अच्छा वीडियो भी आपको मिलेगा यूट्यूब पे, है ना. शशि थरूर ने बुक भी लिखी है इस पे, और शशि थरूर का ऑक्सफोर्ड में जाके शशि थरूर ने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें ये बात उन्होंने बताई थी, समझाई थी कि कैसे ब्रिटेन ने एक्सप्लॉइट किया और जो भी डेवलपमेंट इंडिया या किसी कॉलोनी में किया वो टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट. तो हाँ, अपनी मदरलैंड में तो सभी लोग करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू और ये सब के थ्रू उन्होंने अपनी कंट्रीज में किया. हमारी कंट्री में करके वो इन्वेस्ट करके क्या फायदा होता है. ठीक है, उनको तो जाना ही था एक ना एक दिन, या उन्होंने हमें कभी अपना समझा ही नहीं, या वो उतना ही डेवलपमेंट करना चाहते थे जितना जितना से उनको फायदा हो सकता था. तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगाई, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रेलवेज, कम्युनिकेशन और इस सब में डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन जस्ट टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, दैट इज द थिंग. तो वो मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, शशि थरूर का जो फेमस लेक्चर है. इंग्लिश थोड़ी टफ है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑक्सफोर्ड में जाके और इंडिया का इतना बढ़िया स्टैंड रखना, वो पढ़ना, वो सुनना, तुम लोग वो सुन के तुमको काफी मजा आएगा. रात में कभी कभी ये सब चीज सुन लेनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी नींद आती है उसको. ओके, एनीबॉडी एल्स? ऋषभ समझ में आ गया? डिड यू गेट योर आंसर? Yes, sir. ओके, एनीबॉडी एल्स? Okay, so if nobody else have a question, should I move forward now? Now I'm going to talk about one of the very much discussed theory when it comes to economic history of British India, and this theory is known as the drain of wealth theory. Questions आ चुके हैं, बहुत सारे questions आ चुके हैं economic critique पे. This is actually an economic critique, or it's criticizing the economic policies of British Empire, of the Britishers, of the colonizers. It was given by none other than the famous Dadabhai Naoroji, who is also known as Grand Old Man of India, sometimes also known as the father of the Indian nationalism. ठीक है, सो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है. बहुत आसान है. ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो पैसा है उसको नाली में बहा देना. ठीक है, सिंपली ऐसा पैसा जो हमारे देश से ऐसे जा रहा है कि ये वापस कभी आने वाला. दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ. अगर आपको आम भाषा में एक लेमैन को समझाना है तो यही ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ को पूरा ड्रेन हो गया. अब देखिए दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में क्या समझाया. ये बहुत इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इस पे एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में तो आया ही है. तो ये चीज आप समझ लीजिए और आपको कोट भी करना चाहिए. EIC,
EIC exported part of Indian wealth and resources to Britain for which no return was there. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, कुछ वेल्थ जो है और रिसोर्स जो है वो ब्रिटेन को भेज देती थी, जो कि वापस कभी नहीं आता। इस तरह के इकोनॉमिक ड्रेन को जो है हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जो कि ब्रिटिश रूल में एक peculiar फीचर था। Even the earlier rulers spent the collected revenue in one form or the other. But British were foreigners. They came in India, plundered it for their benefits, and left while the earlier rulers came and settled it. This is a difference. This is a difference between, say, Mughals and Britishers. You know, a lot of time, आजकल आप debates में सुन रहे होंगे कि Mughals were not Indians, Mughal were foreigners and Indians. But you know what? Mughals came here. They also, like many of their rulers, also exploited the common man. But they settled here. तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, वो अपनी जमीन समझ के इन्वेस्टमेंट की। ब्रिटिशर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रूलर्स। इंडियन रूलर्स जो हैं वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इन वन फॉर्म और द अदर वो इंडिया में ही स्पेंड भी होता था। ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड वो फॉरेनर्स, नॉट ओनली बाय पर्सन, बाय नेचर आल्सो। दिल दिमाग शरीर सबसे फॉरेनर है। वो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया को लूटपाट किया, वहां से बेनिफिट लिया, फिर चले गए। ठीक है, और पहले के रूलर्स ऐसे कौन थे, वो आते थे तो वो सेटल होते थे इंडिया में, वो सेटल होते थे, वो एक्सप्लॉइट करते होंगे, वो अपनी रिलीजन, अपनी फैनाटिक सारी पॉलिसीज लाते होंगे, बट दे यूज्ड टू सेटल डाउन हियर। Indian government was controlled by a foreign company of merchants and government of Britain. This is an important. The Indian government जो है वो sovereign government नहीं थी, वो foreign company और merchants of government of Britain द्वारा रूल करी हुई गवर्नमेंट थी। As a result, all the moisture was sucked from Indian land. ये लाइन जो है ये symbolic है, metaphor है। All the moisture was sucked from Indian land and rained to Britain. तो क्या क्या कह रहा है, देखो कितनी पावरफुल लाइन है कि इंडियन लैंड से सारा मॉइस्चर सक कर लिया। ठीक है, सारा उसको पानी जमीन से सक कर लिया, जमीन को जमीन बिकम्स बैरन, बंजर जमीन कर दिया, और वो बाकी जो पानी ले गए वो ब्रिटेन में जाके उसकी बारिश कर दी। अब वो बारिश ऐसी है कि अब वो वापस इंडिया में नहीं आएगी, यहाँ का पानी वहां बरसा रहे, पेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये तो एक मेटाफर स्टेटमेंट है। इन अदर वर्ड्स, जो भी टैक्स एंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया वाज यूज्ड इन ब्रिटेन। टैक्स और रेवेन्यू हम इंडियन से कलेक्ट कर रहे हैं, पर उसका यूज कहां हो रहा है, ब्रिटेन। दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। ऐसा वेल्थ गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। It started in 1757 when company servants started to take immense wealth extorted from kings, zamindars, and common people. Immense wealth they started taking. From 1758 to 1765, they spent uh, 6 million pounds, जो कि बहुत कम है। All right, this didn't include trading profits of the company, which were often no less illegally derived. और ये कोई इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट्स तो है ही नहीं कंपनी के, वो अलग से, और ये उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इलीगली लेते थे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सोचिए जिस दौर में ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही गई होगी और लिखी गई होगी दादाभाई नेहरू जी के समय, जब ब्रिटिशर्स थे, आज के समय में आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके देखो, है ना, ये कॉन्सेप्ट उसी समय बता दिया गया, जागरूक करने की कोशिश की गई इंडियंस को कि देखिए हमारा पैसा कैसे वहां जा रहा है, ये हमारा पैसा है, हमारी मेहनत है। That is why this drain of wealth is not only an economic topic, it's a very emotional, very national topic. After acquiring Diwani of Bengal, Diwani आप समझ रहे हैं revenue collection की, in 1765, company drained more wealth than its servants. Company purchased goods out of revenue of Bengal and then exported these goods to Britain. These purchases were known as investments. By the end of 18th century, drain was 9% of India's national income. Actual drain was even more than that.
It consists of large parts of salaries and other incomes to the English. देखिए जो सैलरी है, जो अदर इनकम्स है, जो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल कंपनी ऑफिशियल्स को दिए जा रहे हैं, वो भी हमारे पैसे से दिए जा रहे हैं. Actual amount of drain of wealth was differently estimated by different historians. Different historians जो है वो अलग-अलग इन्होंने estimate किया है कि कितना पैसा गया ब्रिटेन का जो कभी वापस नहीं आया. But it was at least from 1757 to 1857, which was widely accepted. It was widely accepted by the British officials. So this is the 1757 से 1857 का जो आंकड़ा है, वो British officials ने किया, accept किया. It also continued after 1857. ऐसा नहीं है कि 1857 के बाद सब कुछ रुक गया, but British administrators and imperialist writers now denied. ठीक है, वो अब deny करते हैं कि भाई हमने इतना पैसा नहीं खर्च किया. By 19th century, 6% of India's national income and 1/3 of its saving was drained. ये drain हो गई थी. Was one of the important factor for IR in Britain. देखा, अभी जैसे तुम लोग पूछ रहे हो कि इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, भाई इंडिया का ही पैसा ले जाके वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया. इंडिया जैसी की कॉलोनीज की ही खून पसीना चूस के वहां पे अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. Such important, such massive amount of money is drained out to Britain और वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है. During that time, it was 2% of Britain's national income. Britain national income की 2% हुआ करती. अब यहाँ पे एक बात आती है, वो है होम चार्जेस की. अब ये आप जरा ध्यान से सुनना, मैंने ये इसलिए मेंशन किया है बिकॉज इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. होम चार्जेस क्या होते हैं? Expenditures carried out by company up to 1858 and by British government after 1858 in London on behalf of India. Home charges include, so these are the expenditures जो कि कंपनी जो है वो carry out करती थी 1858 तक, British government and after 1858 in London on behalf of India. यानी behalf of India जो expenditure होता है, कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें dividend paid to shareholders of company, interest paid by company on the loans raised in London, salary and pension of official working in London, pension of officials worked in India but had to be retired to London, cost of civil and military purchases from London. Okay, so these are the home charges. All right, these are certain things which are going to be on which the money is going to be spent on behalf of India. इंडियन पैसा इन सारी चीजों पे खर्च होने वाला है. इंडियन का जो पैसा है वो इन सारी चीजों पे खर्च हो रहा है. So this was about the drain of wealth theory. Now impact of drain of wealth क्या है? Portion of national income not available to Indian people. ये जो impact हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का इम्पैक्ट क्या है. ये वो पैसा था जो इंडियन पीपल पे खर्च नहीं हो रहा था. एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन, ये भी हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह से रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन वगैरह हो रहा है. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से क्या है, पैसा तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे कौन फैक्ट्रीज लगाएगा, यहाँ पे कौन इंडस्ट्रीज लगाएगा? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर गोइंग टू बी रूइंड. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन. वैसे ही बोला ना हमने कि यहाँ का जो जमीन से पानी लेकर वहां बारिश कर रहे हैं, यानी यहाँ का पैसा वहां ड्रेन कर रहे हैं और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा. Impoverished India, India becomes poor, later helped in the emergence of nationalism. Now, this is an important point which we will discuss in the nationalism जब हम start करेंगे. बहुत interesting और बहुत लंबे lectures होते हैं वो, लेकिन बहुत interesting lectures होते हैं. तो वहां पे हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक क्रिटिक जो है, जब दादा भाई नेहरू जी और इनके साथियों ने बताया, लोगों को अवगत कराया, they made it brought this fact on the table that it is our wealth which is going there and we are not getting anything back in return. The feeling of nationalism came up through this process. Okay. Now, before going to my questions, do you have any question related to drain of wealth theory? This was an important topic. You have any question? Okay, I don't think you have question now. So this is my question. This is from UPSC 2015. This question I'm doing purposefully. This is not only a question, we have to discuss the answer properly here.
Who among the following were economic critique or critics of colonialism in India? Dadabhai Naroji, G. Subramaniam Iyer, R.C. Dutt. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. You get 15 seconds. ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. ठीक है, इसमें एक आपको पता है दादाभाई नारोजी, तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं. अमेरिका से एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही लेंगे. बचे 3 ऑप्शन. उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, उनको भी पता होगा ये थोड़ा बहुत. D. So most of you are answering B. Okay, obviously दादाभाई नारोजी तो है ही, सुब्रमण्यम अय्यर भी, सुब्रमण्यम और आरसी दत्त में आपको कंफ्यूजन है. So the correct answer, children, before I am going to the correct answer, let me see if somebody has answered correctly. Okay, I think if I'm pronouncing it wrong, right, Shifa Sheher, Ajit More, Ajit More, I think, Prudhvi Kumar Reddy, and Yashashvi, no, not Yashashvi. Shifa, Ajit, Prudhvi, Shifa, okay, I'll just repeat. Shifa, Ajit, only these 2 people have answered correctly, and Ankit. Okay, so the correct answer here, children, is D. D for dog. Now, I have given you this question for a purpose because we need to discuss a little bit here. Now, answer is D, because R.C. Dutt is an economic historian who wrote Economic History of British India. Well, इन्होंने तीन different books लिखी Economic History of British India, जो main title of Economic History of British India है. दादाभाई नौरोजी ने Drain of Wealth Theory जो mention की थी, वो उनकी book जिसका नाम था Poverty and Un-British Rule in India. Poverty and Un-British Rule in India. ये भी एक economic historian थे. Now, जहां तक रहा सवाल जी सुब्रमण्यम अय्यर का, तो अगर मैं इनकी फोटो आपको दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए. ये है मिस्टर आरसी दत्त. Obviously this is Dadabhai Naroji, and this person is G. Subramaniam Iyer. Now, G. Subramaniam Iyer wrote an essay on colonial economy in his newspaper. So basically he's a journalist, but he wrote an essay on colonial economy which got very famous. He wrote in his own newspaper. Can you tell me, he was a founder of a newspaper. Now, which newspaper did he found? I give you, I write till, I count till 5, and you have to tell me. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I think only one person have answered me till now. That is Risha. Now, the correct answer, most of you have, in the beginning of the lecture, I asked you, aapne kaun sa newspaper padha? And you said the Hindu. Like, जिन्होंने भी आंसर किया उन्होंने बोला the Hindu. The Hindu newspaper was actually founded by G. Subramaniam Iyer. Okay, so it is the Hindu newspaper which is founded by G. Subramaniam Iyer. पता है तुम लोग को इंटरव्यू में कभी-कभी पूछते हैं कि who is the editor of the magazine? जैसे समझ लो आपने कौन-कौन से, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, so who is the editor of that newspaper? ये सब चीजें ना, always remember, जब भी आप कोई बुक पढ़े तो the cover of the book is very important. ठीक है, जैसे suppose I have this book on my shelf which is India grows at night. This is one of my favorite books. Now I should know the name of the writer, Gurucharan Das. Not only that, try to read the back cover. इसमें क्या लिखा गया है, गुरुचरण दास के बारे में इनकी जो पहले कुछ पेजेस होते हैं वो लिखा जाता है कि what kind of writer he is. ये सारी चीजें लोग कभी-कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि which is your favorite book? You tell that, and then they will ask who is the writer. What other books has he written? These all things you should know, for this tells about your personality. This, if you have a reading is your hobby, then it tells about it. So Hindu जो newspaper है वो G. Subramaniam Iyer ने found किया था, and he wrote an essay on colonial economy. So all 3 are the correct answer. Specifically मैंने इस चीज को बताने के लिए ये चीज mention.
2011 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको जरा आप करिए। मैंने आपसे बोला भी था कि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। So what are home charges related to? Funds used to support Indian office in London, funds used to pay salaries and pension of British person engaged in India, funds used for waging war outside India by British. ये तीन statements हैं और आपके पास ऑप्शन है A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D1, 2 and 3. ठीक है। कोशिश करो भाई, कोशिश करो। सभी लोग कोशिश करो यार, गिव अ ट्राई। ऑप्शन ही तो लिखना है ना। Okay, so I think most of you have answered. So let me tell you the answer. Now, this is a very difficult question in the sense that जब ये क्वेश्चन आया था 2011 में, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज डायरेक्ट पॉइंट्स जो हैं बुक्स में वो कुछ और है, और जो यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया था वो कुछ और है। एक्चुअली यूपीएससी के अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर वाज डी, यानी 1, 2 and 3 all. But most of the students felt that the answer should be only 1 and 2. That is, option B should be correct. But and option 3 should not be, because in your when you read the books, उसमें ये point directly mention नहीं है, मैंने भी अपने notes में नहीं दिया. But UPSC accepted that all 3 are correct, 1, 2 and 3. तो आज भी जब आप कोई भी पास्ट ईयर के पेपर्स लेके, तो उसमें भी अभी भी डाउट है, कुछ लोग बी कहते हैं, कुछ लोग डी कहते हैं। करेक्ट आंसर इज बाय अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इज डी, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि होम चार्जेस जो हैं, वो जो भी पैसा ड्रेन जाता था यहाँ से, इंडिया से ब्रिटेन, वो ब्रिटेन के हर तरह के काम में इन्वेस्ट होता था, whether to support Indian office in London, whether to wage wars on outside India by the British, whether to fund salaries or pensions. तो उनके हिसाब से ये लॉजिक था। Most of the students felt, or the coaching institutes felt, that the answer should be D, 1 and 2 only, because directly किसी book में ये third point नहीं लिखा है। So there was a little bit of controversy, but then आपको पता है यूपीएससी के जो फाइनल आंसर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं। So the answer is D. 2008 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन ये था कि who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? Who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? Now, almost सभी का आंसर इसमें सही था, और मेरे ख्याल से आप सबका सही भी होगा। ये एक बुक का नाम है जो मैंने अभी आपको बताई भी थी, और जिनको नहीं भी पता था उन्होंने भी सही कर लिया था गेस वर्क से। एंड द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नारोजी। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। द करेक्ट आंसर हियर इज सी। नाउ वी मूव टू डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इंडिया में ब्रिटेन द्वारा लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, और ब्रिटेन और ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो हैं वो कई बार इसको अपने क्रेडिट पे ले जाते हैं कि भाई हमने देखो इंडिया को मॉडर्नाइज किया, वरना ये तो बुलक कार्ट पे चलने वाले लोग थे, है ना। ये जो है कबूतर में चिट्ठियां बांधने वाले लोग थे। द थिंग इज दैट दे मेक अस फूल। ये जितना भी डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हुआ, हाँ इनडायरेक्टली हमने उसका फायदा उठाया, बट उन्होंने एक्चुअली ये अपने फायदे के लिए बनाए थे, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो, चाहे वो पोस्टल सिस्टम, और इन्हीं सब चीजों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। So up to the middle of 19th century, the means of transport in India were very backward. We know that we used to travel by bullock carts, camel, and pack horse.
British soon realized that a cheap and easy system of transport was a necessity if movement of goods have to be done easily and fast. ये ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि अगर हमको स्मूथली ट्रेड करना है तो भाई गड्ढे वड्ढे रास्ते और मिट्टी के रास्तों से तो हम करेंगे नहीं ट्रैवल। बारिश हुई, रास्ता मिट गया, खत्म हो गया, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम ट्रैवल कैसे करेंगे, हम चालू कैसे होंगे, चलेंगे कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई हमें रोड बनाना चाहिए। तो इन्होंने रोड्स बनाना शुरू किया, स्टीम शिप, रिवर्स में स्टीम शिप्स वगैरह का यूज करना शुरू किया। देखिए पिक्चर मैंने लगाई है पुराने समय की, रोड बन रहा है, बनाया जा रहा है। फिर एक ग्रैंड ट्रंक ऑफ रोड जो कलकत्ता से दिल्ली में उस पे काम शुरू हुआ 1839 में और वो कंप्लीट हुआ जाके 1850s। ठीक है, एफर्ट्स वर मेड टू लिंक रोड बाय मेजर सिटीज, पोर्ट्स, मार्केट्स ऑफ द कंट्री। रोड का इन्होंने इस तरह से काम शुरू किया। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या आपको पता है एक्चुअली ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? देखिए यहाँ पे ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यहाँ पे इनको मेंटेन किया, इनको और दुरुस्त किया, बट एक्चुअली सबसे पहले ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, क्या आपको पता है? Ankit, do you know who made the Grand Trunk Road? Rishabh has answered, Preeti has answered, Mahima, do you know? Tuba, Ajit, Kiranpreet, this is a very easy question, you should know. Nitya, Shifa, Prudvi. Okay, so I'll tell you, the Grand Trunk Road was made by Sher Shah Suri. Most of you have answered it correctly. Grand Trunk Road was made by Sher Shah Suri. All right, now you're answering, it's good. Basically, अगर आप देखें तो कलकत्ता, दिल्ली और लाहौर, काबुल तक, तो जब ब्रिटिश ने दिया तो उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक उसको सॉलिड बनाने की कोशिश की। ऑलराइट, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो प्रोजेक्ट था वो था रेलवेज। ये रेलवेज का प्रोजेक्ट इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी हुआ था ब्रिटिश में, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा पैसा लग गया था। याद है हम पहले पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि वहां की जो पार्लियामेंट थी और वहां के जो लोग थे वो चिल्लाने लगे थे, पागल हो गए थे कि भाई इतना पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में, इंडिया में। दैट इन्वेस्टमेंट वाज ऑन रेलवेज। नाउ फर्स्ट रेलवे इंजन जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के जेंटलमैन ने बनाई थी, डिजाइन की थी इंग्लैंड इन 1840। Railways developed rapidly during 1830s and 1840s. 1830 से लेकर 1840 में काफी डेवलपमेंट हुआ रेलवेज में। The earliest suggestion to build a railway in India was made in Madras in 1831, but the wagons of this railways were to be drawn by horses. ठीक है, तो शुरू में मद्रास में 1831 में जो रेलवे की शुरुआत होने की कोशिश की गई वो ये था कि हॉर्स, घोड़े उसको खींचेंगे। Construction of steam-driven railways in India was first proposed in 1834 in England. It was given strong political support by English railways promoter because उनका फायदा होगा, है ना, उनका financiers and mercantile houses trading with India and its textile manufacturers. क्योंकि भाई रेलवे आ जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, स्विफ्ट होगा, इस सब चीज के लिए। But the real improvement only with the coming of railways opened a vast and hitherto untapped market in the interior of the country and to facilitate the exports of Indian raw materials and foodstuff to feed their hungry machines and operators. ये important point है। तो रेलवेज का काम क्या हो रहा था कि वो रॉ मटेरियल्स को जल्दी से जल्दी ये जो है रॉ मटेरियल्स को पहुंचा दे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और वहां से प्रोडक्ट जब तैयार हो तो जल्दी से जल्दी मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। बुलेट कार्ट से इससे पहले जाता था, कितना मतलब महीनों लग जाते होंगे, है ना? बिहार से चल के बॉम्बे जा रहा है, महीनों लग जाते होंगे पहुंचने में, अब रेलवेज के थ्रू जाए। The British bankers and investors found railways development in India as a channel for safe investment of their surplus capital. जो सरप्लस कैपिटल है उसके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश बैंकर्स को लगा कि ये रेलवे जो चीज है वो परमानेंट चीज है। उनको क्या लगा, बैंकर्स क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनको पता था कि रेलवे लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि रेलवे विल बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, तो इस पे खूब इन्वेस्ट करो। दैट इज व्हाट दे थॉट। व्हाट वाज द रीजन? If railways come, then it may help government of India to administer the country more effectively and efficiently.
stop rebellion or aggression, external aggression by enabling more rapid mobilization and movement of troops. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं भी दंगा हो रहा है, कहीं भी कोई रिबेलियन हो रहा है, पहले तो घोड़े और टांगे से भेजते थे सैनिकों को, है ना, पैदल से भेज रहे हैं। अब रेलवे से जल्दी भेजा जा सकता है, अब तो फ्लाइट से भेजते हैं। पहले रेलवे से जल्दी जो है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ट्रूप्स को भेज दो। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रहेगी, है ना? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रहेगी तो इकोनॉमी सही रहेगी, इकोनॉमी स्मूथ रन करेगी, ट्रेड स्मूथ होगा। तो ऐसा फर्स्ट प्रपोजल जो है वो 1831 में आया, हॉर्स ड्रॉन रेलवे का। सेकंड प्रपोजल जो है वो 1834 में आया, स्टीम ड्रॉन रेलवे का। और it was decided that the Indian railways were to be constructed and operated by private companies who were guaranteed a minimum of 5% return on their capital by the government of India. तो डिसीजन क्या लिया कि गवर्नमेंट ने बनाई। डिसीजन ये हुआ कि ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, यही रेलवेज बनाए, और जो मिनिमम जो 5% रिटर्न है, वो जो इन्वेस्ट करेगी प्राइवेट कंपनी रेलवे बनाने में, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको 5% इंटरेस्ट के तौर पे देगी। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केबीसी वाला क्वेश्चन है, तो हाँ, कौन बनेगा करोड़पति वाला। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज बॉम्बे टू थाना, ठीक है, महाराष्ट्र में, जो ओपन टू ट्रैफिक इन 1853। ये जो है एक हिस्टोरिकल पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा रखी है ऑन योर राइट हैंड साइड, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में। ये जो है, ये वो सीन है, फर्स्ट ट्रेन जो रन होती है इंडिया में फ्रॉम बॉम्बे टू थाना। Lord Dalhousie, Governor General of India, in 1849 was an ardent advocate of rapid railway construction. इसीलिए डलहौजी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है आगे चल के, है ना, कि इतना इन्वेस्ट कर दिया वहां पे। In 1853 he laid down an extensive program for railway development. उन्होंने एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया रेलवे डेवलपमेंट का, ठीक है। In 1905, nearly 45,000 kilometers of railways has been built. Three important aspects of development of Indian Railways should be kept in mind. तो three important aspects हैं, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और आप सबको ये चीज लिखनी पड़ती है एग्जाम में, ठीक है। First, over 350 crores of rupees invested in them was provided by British investors, private वाले हैं। Indian capital contributing negligible share of it. तो पहले Indian capital जो है वो बहुत कम इन्वेस्ट हुआ है, यानी इंडियंस जो है बहुत कम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स है, इंडियंस नहीं, क्योंकि प्रॉफिट वाला मामला है, लॉस वाला मामला नहीं है। लॉस वाला मामला तो इंडियंस को कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, they were for the first 50 years financially losing concerns which were not able to pay interest on the capital invested in them, ठीक है। तो 50 साल तक, फर्स्ट 50 years, ये फाइनेंशियल लूजिंग कंसर्न्स, इसमें क्या था, दे विल नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पाएंगे 50 साल तक। तो एक तरह से ये बेनिफिट। थर्ड, इन द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड हर पीपल वर नॉट केप्ट इन फोरफ्रंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए रेलवे नहीं बनाई जा रही, ठीक है। The primary consideration was to serve the economic, political, and military interests of British imperialism in India. The railway lines were laid primarily with a view to link India's raw material producing areas in the interior with the port of export. तो ये मैंने आपको बताया है कैसे वो एक्सपोर्ट से लेकर वो मतलब जहां से रॉ मटेरियल या मटेरियल जो है वो पोर्ट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। The need of Indian industries regarding the markets and their sources of raw materials were neglected. Railway rates were fixed in a manner so as to favor imports and exports and to discriminate against internal movements of the goods. तो उसका प्राइस ऐसे फिक्स किया, रेलवे रेट जो है, चार्ज जो है, प्राइस जो है टिकट का, वो ऐसा फिक्स किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फेवर करे। लेकिन जो इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो एक इंडियन ट्रेडर करना चाहिए या इंडियंस करना चाहे, उनको वो डिस्क्रिमिनेट कर देते थे, उनको जो है बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते थे, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ सेकंड पॉइंट आपको मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कि पहले 50 साल तक जो इंडियन रेलवेज हैं वो बहुत ज्यादा
फायदेमंद नहीं थी, इंटरेस्ट लूजिंग, फाइनेंशियली लूजिंग था. For first 30 years, they were not very financially, they were not profitable interest. They were not able to pay interest on the capital invested in. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, शायद मैंने थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया इसको. इसका मतलब ये है कि पहले 50 साल तक जो इंडियन रेलवेज थी वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, फाइनेंशियली लूजिंग था. ठीक है, दे वर नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट. जितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है, मतलब फायदा नहीं पहुंचा रही. तो पहले 50 साल तक तो ऐसा था. बट ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलवेज, ये फार साइडेड होते हैं, ये बाद का फायदा, दूर का फायदा होते हैं, आगे चल के ये फायदा पहुंचा. This was the second point. I hope it is clear now. Who asked this question? This question was asked. कि second point को clear कर दीजिए. Okay, Tuba. All right. So now we from railways में इतना ही है. Now we move to postal and telegraph system. The first stamp of independent India shows the new Indian flag. It was meant for foreign correspondence. तो इंडियन जो पहला जो है वो न्यू फ्लैग दिखाता है, लेकिन जो पोस्टल सिस्टम है वो फॉरेन करस्पॉन्डेंस के लिए मतलब यूज शुरू हुआ. The British also established an efficient and modern postal system and introduced the telegraph system. ठीक है, अब टेलीग्राफ क्या होता है ये आपको पता है? Okay, I am just going back. The British also established an efficient and modern postal system and introduced the telegraph. First telegraph line in 1851. The first telegraph line in 1851 comes from Calcutta to Diamond Harbour, that is a place in Bengal, along the busy shipping route on the Hooghly, and then expanded to Calcutta to Agra in 1853. Agra was another important port, important city for the trade and business. Lord Dalhousie introduced postage stamp. So this is an important point. It can be asked in your prelims. Who introduced the postage stamp in India? It was Lord Dalhousie who introduced. Previously, cash payment had to be made when a letter was posted. पहले letter post करने के लिए cash payment करना पड़ता था. He also cut down postal rates and charged a uniform rate of half an anna for a letter all over the land. तो पहले देखिए charges की बात करें कि डलहौजी ने कितना simple कर दिया postal system को, पैसा reduce कर दिया, postal stamp शुरू कर दिए. Before his reforms, the postage on a letter depended on the distance it was to travel. पहले तो डिस्टेंस के हिसाब से था, अब नहीं, अब स्टैम्प के रेट के हिसाब से किया गया. जहां भी जा रहा है वो एक ही रेट पे जा रहा है. तो ये कुछ पोस्टेज स्टैम्प है डलहौजी का, आप देख सकते हैं. ये जो शुरू के जो हाफ अन्ना वाला आप देख रहे हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैम्प. दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैम्प. ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैम्प. देन 1 पेनी का स्टैम्प आया, उसके बाद 3 पैसे या 3 पेनी का स्टैम्प आया. ये ठीक है, और ये जो स्टैम्प है, ये जो कलेक्शन ऑफ 3 स्टैम्प्स है, ये इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्टैम्प है. तो ये देखिए 15 अगस्त वाला, तिरंगे वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये इंडियन एयर जो एयर इंडिया का जो है उसका है ये वाला, और ये आपका तो नेशनल एम्बलम वाला. तो दिस इज देयर. डलहौजी का नाम इसमें जरूर याद रखना. डलहौजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, there is a doubt by one of the students, and Ajit ka. Okay, so Ajit has asked, so they are paying interest every year to them. I think he's asking for the railways. All right, so no, I don't think they are paying for every year. Every year तो interest pay नहीं हो रहा है. They are paying interest. I think after ये बात NCERT में बहुत clearly लिखी है. I will just check and tell you maybe tomorrow. They were paying, I think, after 5 years or after 10 years, which इस तरह से था. But I'll just confirm it. But it is definitely not every year. Every year this interest is not being paid. All right. So that I'll make sure, but it's not every year. Anyways. So, okay, let's come to this mains type of question. And this is, in many ways, Lord Dalhousie was the founder of modern India.
and you have to elaborate this in 200 words. In many ways, Lord Dalhousie was the founder of modern India, and you have to elaborate this point in 200 words. Okay, now this is a very relevant question because you see, we have used the name of Dalhousie in so many Sudhar Karya, in so many things which he has done profitable to India. So that is why it is very important. Okay, now instead of giving you this for the homework, I'll discuss that what points should be mentioned here. All right. First of all, he was the youngest Governor General of India in 36 years. Okay, he was the youngest Governor General of India in 36 years. He's also known as father of Indian Telegraph because Indian Telegraph was introduced by him. Father of Indian Railways, father of Indian Postal System, father of engineering service, maker of modern India. So all these things should be there in your answers. It should be highlighted in your answers. He worked for social causes, for example, widow remarriages, educational reforms. Wood's Dispatch Act 1854 came through his efforts. So all these points should be there in your. Now you're going to write this answer. I have told you कि कौन से points होने चाहिए इसमें. You have to write this answer for 10 marks in not more than 150 words. 150 से ज्यादा नहीं. उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस गवर्नर जनरल के बारे में, फिर जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें ये सब आएगा पॉइंट, और लास्ट होगा आपका कंक्लूजन. These are just points. These are not answer. This is not an answer. इन पॉइंट्स के हेल्प से आप एक 150 शब्द का आंसर लिखिए और उसको आप पोस्ट करिए मुझे, आप मैसेज करिए मुझे, एंड आई विल चेक इट. में आपको इंट्रोडक्शन अपने से लिखना है. 2 लाइन या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि ये केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 150 शब्दों का. उसमें ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए और नीचे एक कंक्लूजन चाहिए, वो भी 2-3 लाइन का. ये आप खुद से मेहनत करके लिखेंगे और मुझे आप कल तक सबमिट करिए. I will like to tell you this is one of the easiest answers. Many of you are not writing answers, I know it. Please write it before sleeping. I've already given you the points. Okay, now what we are left with today is the land revenue system, where we have to study Zamindari, Raitwari, and Malwari. But I don't think we'll be able to complete this entirely today. So if you say we continue this lecture tomorrow, and we will finish this, and we will start 1857 also tomorrow. Okay, so I'm not going to, because it's already 18, I think it's 8:20, so there is no point how to do it. All right, now I'll continue this tomorrow, but the thing is कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी आंसर लिखना नहीं पता है. तो बेटा ऐसा करो, ये जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लो. I'm giving you 2 minutes, just note it down. I think it's not there in your I'm not sure if it is there in your slides which I have given you. Okay. Now इंट्रोडक्शन में तो आप डलहौजी के बारे में लिख सकते हो कि डलहौजी जो है वो इंडिया आया था एज अ गवर्नर जनरल इस पीरियड से इस पीरियड तक. ओके, नाउ इन कंक्लूजन, ऑलराइट, इन कंक्लूजन, और केवल ये एक लाइन का होगा नहीं, और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो कुछ भी. गवर्नर जनरल जो है वो सिस्टम जो है वो उसका क्या पावर था, क्या रोल था, इस तरह से कुछ लिख सकते हो. उसके बाद जो पॉइंट्स नेक्स्ट जो बॉडी होगा उसमें आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इलैबोरेट करना कि सपोज इंडियन टेलीग्राफ है, इंडियन रेलवेज है, इंडियन पोस्टल सिस्टम है, ये सब चीज का यूजफुलनेस क्या है. व्हाई इज ही कॉल्ड मेकर, इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया को आप जो है इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि कैसे ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. ओके, सो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं. कंक्लूजन, आप क्या फील करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस पर्सन के बारे में. जब आपने ये सब पढ़ा तो आपने क्या फील किया, आप वो चीज कंक्लूजन लिखिए. ज्यादा नहीं, I'm just asking you to write only 2 lines of conclusion. एक ना 150 शब्द वैसे ही हो जाएंगे आपके. ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लिखने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए. यू सेंड मी एंड देन आई विल चेक एंड आई विल टेल यू वेयर टू डू करेक्शंस. क्योंकि बहुत जल्दी जब आधा कोर्स हो जाएगा तो मैं थोड़ा टाइम आप लोग का लूंगा फॉर आंसर राइटिंग. उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आंसर्स की, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए. इसलिए जो मैं आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस आप करते रहिए. ठीक है, एक दिन एक ऐसा सुनहरा दिन आएगा जिसमें हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप करिए. ठीक है, यू कैन सेंड इन द ग्रुप ऑल्सो, यू कैन सेंड इट पर्सनली ऑल्सो टू मी, यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप, दैट विल बी गुड.
है, वो आप ग्रुप पे सेंड कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा, मैं उसको देख के चेक कर, ठीक है। लेकिन जो है आप लोग cheating मत करना, सब अपना अपना लिखो। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर होने वाला है, बट राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, we'll meet tomorrow again, we'll continue from here and then we will do 1857. Also, I'll send you that, do you want to listen to that speech by what is his name, Shashi Tharoor, on Indian economic, British exploitation of Indian colonies? So I'll send you the link on the WhatsApp too, जब time मिले तो देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर मत खपाना, it's an interesting lecture. All right, so bye bye, take care, good night.